क्लास, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस और कैसे हो रहे हैं आप लोग के एग्ज़ाम्स? होप सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एमक्यूपी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या है, हमारे लिए दो चीज़ें हो जाएंगी। एक ये हो जाएगा कि कुछ कुछ रिवीजन जो हमने किया है उसका हम देख पाएंगे कि क्या रिज़ल्ट है, और दूसरा ये होगा कि हम ये देख पाएंगे कि हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपने एग्ज़ाम में कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके नॉलेज को आपके प्रेजेंटेशन के मेथड से ही जज करता है। आपको किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें, प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम में उसे लिख नहीं पाते हैं, और नहीं लिख पाने की वजह से सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि हमें वो टॉपिक कितना क्लियर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब है आपका एग्ज़ाम पेपर में जो भी आप क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, उस आंसर को आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में सबसे ऊपर आपके एमसीक्यूज़ रहते हैं सेक्शन ए में। तो इन एमसीक्यूज़ में जो भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा अमाउंट 30,000, आउट ऑफ विच 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए ज़रा, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया साहब? रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे 1/3 हमने इंडिया में रिसीव किया है। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम विच इज़ लाइबल टू टैक्सड इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट के केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है साहब? एक्रू और राइज इन इंडिया, वो आपकी क्या होती है? नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है। तो 30,000 में से कितना इंडिया में कितना रिसीव किया आपने? 1/3 रिसीव किया, दैट इज 10,000 रुपीज़। आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट। ओके। मिस्टर लालू सिंह रिसीव्ड हॉस्टल अलाउंस। ओहो, देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए मेरे चैप्टर का कौन से चैप्टर का रेलेवेंस है, उसी के प्रोविज़न मुझे एप्लीकेबल करने हैं। ऑलराइट, दिमाग के अंदर फिर वही प्रोविजंस चलने चाहिए। हॉस्टल अलाउंस के केस में आपको तुरंत आ जाना चाहिए 300 पर मंथ अलाउंस मुझे अलाउड है फॉर ओनली 2 चिल्ड्रंस, राइट? तो 600 पर मंथ मुझे अलाउड है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोविज़न याद आना चाहिए। 1,000 पर मंथ, ही हैज़ 3 चिल्ड्रन, नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग। मुझे मतलब नहीं है वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। द टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस इफ़ ही ऑप्ट्स फॉर ओल्ड रिजाइन। देखिए ज़रा, 600 एग्जाम्प्ट है फॉर 12 मंथ्स, राइट? मिल कितना रहा है? 1,000 फॉर 12 मंथ्स। टैक्सेबल कितना होगा? 400 फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 4,800। तुरंत आंसर निकलने चाहिए आपके, ज़्यादा देर एमसीक्यूज़ को हमें नहीं देनी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिस्टर ए हु इज पार्टनर इज मेसर्स ए बी एंड कंपनी। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज exempt in the hands of partners because it is taxable in the hands of firm as net profit, right? Mr. X incurred a loss 90,000 for owning and maintaining horse races and received rent from land 1,30,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दो आइटम है, एक में हो रहा है 90,000 का लॉस और एक में हो रहा है 1,30,000 की इनकम। आपस में सेट ऑफ कर दूँ? नहीं मैडम, रुकिए ज़रा, इसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओनिंग और मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से होने वाला लॉस केवल इसी की इनकम से सेट ऑफ होता है, राइट? तो यहाँ पर ये लॉस मेरा सेट ऑफ नहीं होगा और मेरी इनकम कितनी होगी? 1,30,000 की मेरी इनकम हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए
Under old regime, the maximum amount which can be donated in cash 2000 rupees, right? Moti has won a state government lottery 1 lakh rupees on 11/10/2023. The state government should deduct tax. कितना टैक्स काटना होता है? 30%. कितना हुआ 30%? 30,000, राइट? देन यहाँ से आपका जीएसटी वाला पार्ट शुरू हो गया है। हम आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, ब्रीफ एनालाइज असेसमेंट ईयर। किसे कहते हैं साहब असेसमेंट ईयर? जिस ईयर में हम खड़े होके प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं क्या? जी मैडम बिल्कुल है। वो सब कुछ देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year. It is the year just after the previous year in which income earned in the previous year is charged to tax. Example, assessment year 24-25 is a year which commences on 1st April 2024 and ends off on March 31st 2025. Income of an assessee earned in the previous year 23-24 is assessed in assessment year 24-25. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। हम ऑलरेडी इन्हें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ही चलूँगी। थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी थियोरी पढ़ चुके हैं रिविजन क्लासेस में। मिस्टर एक्स इज वर्किंग विद ABC लिमिटेड सिंस 30 years and 9 months. हर सैलरी स्ट्रक्चर इज एज अंडर 5,000 पर मंथ उसकी बेसिक है, DA है 3,000 पर मंथ। 15/12 को उसकी डेथ हो गई। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी इन फॉलोइंग केसेस। केस 1 है मिसेस एक्स रिटायर्ड ऑन 10/12/2023। डेथ से जस्ट पहले रिटायर हुई है वो, ठीक है। रिटायरमेंट पे उनको ग्रेचुटी मिली है। ग्रेचुटी का प्रोविज़न आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबसे पहले तो ये देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होती है, राइट होती है। तो फिर हमारा कौन सा प्रोविज़न है? एक्चुअल ग्रेचुटी जो रिसीव हुई और 20 लाख और 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, राइट। चलिए आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए कितना ग्रेचुटी मिली? 4 लाख मिली। फर्स्ट वाला केस कर रहे हैं अभी हम। 4 लाख मिली, 20 लाख की लिमिट हो गई। 15 डिवाइडेड बाय 26 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितनी आ रही है इसमें? 30 years and 9 months, तो 31 ले लिया हमने। और सैलरी कितनी है पर मंथ? आइए 5,000 एंड DA 3,000। मैं यहाँ पर अजम्पशन ले लूँगी कि DA रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो इससे मेरी कितना निकल के आती है? 1,43,077। तीनों में से जो भी लोअर होगा 1,430,77, ये मेरा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट। और बाकी मेरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। अब केस 2 की बात अगर मैं करूं तो क्या कह रहा है? हस्बैंड ऑफ मिसेस एक्स रिसीव ग्रेचुटी ऑन 18/12/2023 फॉलिंग ड्यू आफ्टर डेथ ऑफ मिसेस एक्स। मिसेस एक्स की डेथ के बाद में इन्होंने रिसीव करी है। सिंस ग्रेचुटी फॉलिंग ड्यू आफ्टर द डेथ के बाद ड्यू हुई है, इसलिए वो टैक्सेबल ही नहीं होगी, ना तो मिसेस एक्स के हैंड में और ना ही मिस्टर एक्स के हैंड्स में, राइट, क्योंकि डेथ के बाद में ग्रेचुटी मिली है। चलिए, मिस्टर अजनबी हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोचिन। हाउस प्रॉपर्टी इन कोचिन, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है ना उसको अंडरलाइन करिए ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। हाउस हैज़ टू इक्वल डायमेंशन, ओके। यूनिट 1 is self occupied throughout the year and unit 2 is let out for 11 months for 10,000 per month and for remaining 3 months it was self occupied। मतलब अनरियलाइज्ड रेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। कंप्यूट हिज टोटल टैक्स इनकम ऑपरेट ओल्ड रिजाइन, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, जो कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। हायर है 2 लाख रुपीज़, जो कि सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट होता है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ कम ही है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल के आ गया मेरा? 2 लाख रुपीज़ निकल के आ गया। देखिए ज़रा 2 लाख रुपीज़ निकल के आया। अब इसे मैं 2 इक्वल यूनिट्स हैं तो मैं अलग अलग डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो 1 लाख ही रहा, जो मेरी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसका 1 लाख ही रहा,
ठीक है। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके केस में तो मुझे जीएवी निकालनी ही नहीं होती है, क्योंकि एनएवी उसके केस में तो निल रहती है, राइट। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी केस में सब कुछ निल रहता है एनएवी तक, इसीलिए उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ किसका डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट वाले पार्ट का डिडक्शन मिलता है। तो लेट आउट के लिए हो गई मेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 1 लाख। अब इसे मैं कंपेयर करूंगी मेरे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 90,000, विच एवर इज हायर विल बी माई जीएवी। तो 1 लाख रुपीज हायर, तो मेरा ये क्या बन गया, जीएवी। अब आ जाते हैं ऊपर, देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है, जिसमें से भी 60% एसएससी ने दिया है। 10% किसका होगा, म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। इसमें से आधा किसका हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और आधा किसका हुआ, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीएवी 0 है, तो एनएवी म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ पर जो बचा हुआ है वो क्या है, 10,000, राइट। इस 10,000 का भी 60% ही एसएससी ने दिया है, तो कितना ही दिया है, 6,000 रुपये दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000, 20,000 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो गया और 20,000 लेट आउट का हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर से मुझे कोई भी मतलब नहीं होता है, राइट। चलिए आ जाते हैं 20,000 का। मैं अब बात करते हैं पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी निल होती है, म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट मिलता नहीं है, एनएवी होता नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं है। जब यहाँ पर ये 0 या नेगेटिव हो तो केवल इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, कितना, 20,000। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना हो गया, 20,000, राइट। लेट आउट की बात करते हैं, जीएवी कैलकुलेट करी मैंने 1 लाख रुपीज़, म्युनिसिपल टैक्सेस अभी कैलकुलेट किए थे 6,000 रुपीज़, एनएवी कितनी बनी, 94,000। इसका 30% में डिडक्शन मिलेगा मुझे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% का, ठीक है, और 20,000 इंटरेस्ट का। तो दोनों को मिला के 48,200 का डिडक्शन मिलेगा, 45,800 मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। अब एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। पहले हम इंट्रा हेड सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद हम इंटर हेड के पास जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरी टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्वेश्चन ने पूछी है, तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई 25,800 रुपये, राइट। चलिए देखिए, ये आपको ज़रूर करके आना है, ऐसे नहीं कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करके ही छोड़ दें। उसने पूछा है टोटल टैक्सेबल इनकम पूछी है उसने, तो आपको 25,800 तक अपना आंसर पहुंचा के ही आना है, ऑलराइट। वो हम जो ये सोचते हैं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तो एकदम परफेक्टली दिया था, फिर ऐसा कैसे हो गया कि मार्क्स कम आ गए, इसी वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कंपनी अ फर्म इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ, टर्नओवर है 23-24 का 1,57,80,000, मतलब ये 4480 में आ सकते हैं अगर चाहे तो, राइट। दिमाग में हिट हो जाना चाहिए ये चीज़ें आपके। आउट ऑफ विच 25 लाख हैज़ बीन रिसीव्ड इन अकाउंट पे चेक। अब देखिए ज़रा 4480 अगर ये फॉलो करता है तो 6% कैश में जो आपको रिसीव हुआ, सॉरी अकाउंट पे में आपको जो रिसीव हुआ, और 8% कैश में जो रिसीव हुआ, राइट, वो आपका क्या होता है, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट होता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। हैज़ बिन रिसीव्ड इन अकाउंट पे चेक, तो बाकी जितना हमें बचा वो कैसे मिला होगा, कैश में। इट वांट्स टू क्लेम फॉलोइंग डिडक्शंस, सैलरी एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर, सैलरी टू एम्प्लॉयज, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, अदर एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट कितना निकल गया है, 15,25,000। अब देखिए ज़रा, अब नॉर्मल वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके, तो 15,25,000 रुपये उसकी पीजीपीपी की इनकम है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन नेट इनकम ऑफ एक्स एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग दैट टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम 90,000, आईफोस का आइटम है। एलटीसीजी 1,40,000 कैपिटल गेन का आइटम है। द फर्म इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 15,000, ठीक है। तो पीजेबीपी में 15,25,000 आ गए। उसके बाद में मैंने ले लिया कैपिटल गेन 140 का, आईफोस ले लिया 90,000 का, टोटल इनकम 1755 आ गई। 15,000 का मैंने डिडक्शन उसमें से लेस कर दिया 15G का, मुझे क्वेश्चन ने बोला था 1740 मेरी इनकम निकल गई। अब अगर वो आता है 44AD फॉलो करता है, ठीक है, तो उस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर इट डज नॉट मेंटेन अकाउंट्स फॉर और फेल्स टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, ठीक है। तो 6% तो उसे कैश अदर देन कैश वाले का निकालना पड़ेगा, 8%
कैश वाले का निकालना पड़ेगा। तो टोटल डीम्ड प्रॉफिट कितना आया, 12,12,400 रुपये। इसके बाद LTCG ले लिया, आईफोस ले लिया, टोटल इनकम ले लिया, लेस कर दिया ये, और ये कितना निकला 14,27,400। ये मेरी इनकम निकल गई। बुक्स मेंटेन करता है तो इस तरीके से निकालेगा, बुक्स मेंटेन नहीं करता है तो इस तरीके से निकालेगा। ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी सिखाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है सॉल्व। चलिए, सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, ध्यान से सब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक्वायर्ड ऑन 7/7/1995, यानी मेरे पास ऑप्शन है 2001 की वैल्यू लेने का, राइट। फॉर 3 लाख रुपीज ही इनकर्ड इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच प्रॉपर्टी 70,000 ऑन 16/8/2000। 2001 से पहले के इम्प्रूवमेंट के एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एंड 50,000 ऑन 17/7/2010, तो इसको मेरे को लेना है। मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 4,50,000, विच एवर इज हायर, कौन सी लूंगी, ये वाली, क्योंकि यही मेरे बेनिफिट की है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001, और इसको मैं कंपेयर करके जो भी हायर होगी उसको ले सकती हूँ। ये हमने कैपिटल गेन के प्रोविजन में पढ़ा है, भूलना मत भाई, देखो प्रोविजंस मत भूलना, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। On 16/8/2013, such property is compulsory acquired by the government and compensation decided 11,50,000. Sale consideration क्या हो जाएगा, ये 20% of the compensation received on 31st March 2024 and balance on 2/6/2024. Compulsory acquisition के केस में कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है, जिस डेट पर, जिस ईयर में आपको कोई भी ये कंपनसेशन फुल्ली या इसकी कोई इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाए, उसी ईयर में ये टैक्सेबल हो जाता है। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ रही हूँ, पहले यहीं तक पढ़ रही हूँ। अब देखिए ज़रा, कंपलसरी एक्वायर कब हुई थी, फाइनेंशियल ईयर 13-14, यानी असेसमेंट ईयर 14-15 में। पर इस ईयर में कुछ भी टैक्सेबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि पैसा कब मिला है, पैसा हमको मिला है फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, क्या टैक्सेबल होगा देखिए जरा, सेल कंसिडरेशन क्या निकलेगा 11,50,000, राइट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकालूंगी मैं, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालूंगी 4,50,000, इंडेक्सेशन लूंगी 2001 वाला, और अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 24-25 असेसमेंट ईयर का इंडेक्सेशन नहीं, बल्कि 14-15 असेसमेंट ईयर का इंडेक्सेशन, क्योंकि कंपलसरी एक्वायर कब हुई थी, ये कंपलसरी एक्वायर हुई थी इस ईयर में, राइट। तो इस ईयर का इंडेक्सेशन मैं लूंगी, और इस ईयर का इंडेक्सेशन लेने के बाद 220 इस ईयर का इंडेक्सेशन है, वो लेने के बाद मेरी वैल्यू निकलेगी 9,90,000। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से केवल 50,000 लूंगी, 70,000 पे हम ऑलरेडी काटना लगा चुके हैं, क्योंकि वो 2001 से पहले के खर्चे हैं जो कि हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। अगेन मुझे क्या करना है, 220 डिवाइडेड बाय 167, क्योंकि कब खर्चा किया है, ये 2001 के बाद किया, तो जिस ईयर में किया है उसको डिवाइड में रखना है, और 13-14 फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्सेशन मुझे मल्टीप्लाई में रखना है, ठीक है। इससे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आया 94,132, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे की बात पे। ऑन फर्दर अपील 16/8/2024 एनहेंस्ड कंपनसेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट 2 lakh rupees. Expenditure incurred to get enhanced compensation is 11,000. Such compensation received on 18/8/2025 means आ गया मेरा असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। भले ही 24-25 में डिसाइड हुआ, लेकिन रिसीव कब हुआ 26-27 में। एनहेंस्ड कंपनसेशन से होने वाला गेन उसी नेचर का होता है जिस नेचर का कंपनसेशन से होने वाला गेन होता है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, ठीक है। इसमें जनरली हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 11,000 को लेस कर देंगे, और बाकी बचा हुआ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा 1,89,000। ओके, आ गई ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स मेंशन किए हुए हैं, वो आप पढ़िएगा। वही नोट्स है जो मैंने अभी आपको बोल के समझाए हैं, वही इन्होंने लिख के समझाए हैं आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में लिख के आना है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ध्यान से यहीं पर सॉल्व कर लेंगे हम ऊपर ही इसको, ठीक है। देखिए जरा,
प्राइवेट ट्यूशन फीस आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज आती है, अवार्ड फ्रॉम केबीसी आता है, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज हस्बैंड। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर की मुझे क्या मिलती है, एग्जाम्पशन। इंटरेस्ट ऑन बैंक मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, डायरेक्टर फीस भी है और वेकेंट लैंड भी है, तो मुझे सिर्फ इसमें एक डिडक्शन मिलेगा, बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है। आ जाते हैं सॉल्यूशन के पास में। 10,000, 2,000, 3,20,000 पेंशन में देखिए डिडक्शन लेंगे हम 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, विच इज लोअर इट्स 8,333, तो 25,000 में से उसको लेस करेंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी 4,03,667 रुपीज़। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ इसलिए फटाफट क्लियर करवा रही हूँ। आइए, मिस्टर भोला हैज़ फर्निश्ड यू फॉलोइंग डेटा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,30,000 नेगेटिव। ध्यान आ जाना चाहिए प्रोविजन आपका। इंट्रा हेड आप कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, लेकिन इंटर हेड केवल 2 लाख रुपए तक का ही एडजस्ट किया जा सकता है। ये तो कम है तो कोई बात नहीं। सैलरी की इनकम और आईफोस का जो लॉस होता है वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। कैजुअल इनकम से आप किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सब चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए उसी टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम होता नहीं है। सैलरी की इनकम कितनी है 80,000, 90,000 आपके अदर सोर्सेज के लॉसेस है, 3,50,000 आपकी लॉटरीज की इनकम है। सॉल्यूशन के पास आ जाते हैं। क्या कह रहा है सॉल्यूशन साहब, 80,000 सैलरी की इनकम, 130 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, 3,50,000 मेरी इनकम और अदर इनकम कितनी हो गई 90,000। आप देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो आपका लॉसेस है विनिंग फ्रॉम लॉटरी से तो इसको सेट ऑफ कर नहीं सकते हो आप। ये जो अदर इनकम है इसको आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी से तो सेट ऑफ कर नहीं सकते, क्योंकि कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, तो इसको सबसे पहले सैलरी से आप एडजस्ट कर लो, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप इसको 80,000 सैलरी हेड से सेट ऑफ कर लेंगे तो भी आपके पास 10,000 का लॉस बचेगा, जो कि किसी काम का नहीं है। सैलरी की इनकम खत्म, अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1,30,000, जिसे आप क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और आपकी 3,50,000 क्या हो जाएगी, इस ईयर की इनकम हो जाएगी, क्योंकि इस इनकम से हम किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। Income under the head salaries is first adjusted with the loss under the head income from other sources, as the same cannot be carried forward. Third, loss under the head income from other sources is 90,000, or such loss could be adjusted with the income under the head salaries only to the extent of 80,000. Still, the remaining loss 10,000 cannot be carried forward. Okay, यही मैडम ने बोला हमको। चलिए मैडम कभी गलत बोलती ही नहीं है साहब। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compute total income of Shri Bajaj of Delhi from the following data if he opts for old resign. Profit and gains of BJBP 8 lakh. Income from house property 40,000. Income from other sources 10,000. Rent paid for office 8,000. Rent paid for residential house. इसका क्या मतलब है, 80 GG का डिडक्शन कैलकुलेट करना है। अरे मैडम ये तो दिमाग में ही नहीं आया, बस यही तो बात है। तो देखिए ज़रा 80 GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए दिमाग में आ जाना चाहिए 5,000 पर मंथ, और एडजस्टेड GTI रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI और 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI का मतलब क्या है, 80G के अलावा बाकी सारे डिडक्शन ले लो, बाकी सारी हेड की इनकम ले लो। 8,50,000 PGBP की इनकम थी, 40,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, 10,000 मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी, सॉरी 8 लाख थी, 8 लाख PGBP की इनकम थी। टोटल इनकम हो गई मेरी 8,50,000। इसका 25% कितना होता है 2,12,500। कंपेयर करूँ 5,000 इंटू 12 से 60,000। कंपेयर करूँ मैं एक्चुअल रेंट मैंने कितना पे किया 10,000, तो 1,30,000। ये केवल रेजिडेंशियल हाउस के लिए मिलती है, ऑफिस के लिए नहीं मिलती है, राइट। 10% इसका निकालूं 85,000, कितना निकला 35,000। तीनों में कौन सा लोअर है, 35,000 का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई 8,15,000। अब मैडम इसमें हमारा 8,000 का कोई भी रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि ये है रेंट पेड
फॉर ऑफिस। ऑफिस का डिडक्शन हमें सिर्फ कहाँ मिलेगा, पीजेबीपी में, तो वो ऑलरेडी डिडक्शन मिला हुआ होगा इसके अंदर, क्योंकि हमको इनकम बताई गई है पीजेबीपी की, राइट। चलिए जी, चलिए। अब इसने आपको एक क्वेश्चन दिया है, मेक ए कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अरे मैडम, चैप्टर की शुरुआत में आपने हमें यही पढ़ाया था, हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए एक और हम MQP डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तो भैया जो करना है आप ही को करना है, हमारा तो टाइम पूरा हो गया है। अब जैसे भी करना है, जो भी करना है, सब कुछ आपके हवाले है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे अनमोल रतन मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए, Mr. Vijay, being a government employee, has a car 1.7 liter, बड़ी गाड़ी है, big car, used for office as well as personal purpose. During the year, incurred expenditure 40,000 on maintenance and 20,000 on driver salary. Total खर्चा कितना है? 60,000। कितना खर्चा अलाउड है? कितना खर्चा अलाउड है बड़ी गाड़ी के केस में? 1800 प्लस 900 कितना होता है? सॉरी, 2400 प्लस 900 कितना होता है? मेरे ख्याल से 3300 होता है। 2400 राइट, मल्टीप्लाई बाय 12, इट्स 39,600। 39,600 हमें अलाउड है, तो कितना ज़्यादा दे दिया? खर्चा 20,400, तो टैक्सेबल परक्यूजिट क्या हो गई? 20,400। आई क्या बात समझ में? बिल्कुल आ गई साहब, बिल्कुल आ गई साहब। चलिए, सॉरी, ये टैक्सेबल परक्यूजिट हुई आपकी, इतना तो हमको अलाउड है, ये टैक्सेबल परक्यूजिट हुई आपकी 39,600। चलिए, bought forward losses from house property of 3,10,000. Assessment year 23-24 is allowed to be set off against income from house property 5 lakh to which extent? 3,10,000 का लॉस है और प्रॉफिट है 5 लाख का। कितना एक्सटेंट आप कितना उसको अलाउ कर सकते हो सेट ऑफ का? इंटर हेड सेट ऑफ 2 लाख का अलाउड है, लेकिन इंट्रा हेड तो मैं कितना भी कर सकती हूँ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ, तो मेरे को पूरा का पूरा लॉस सेट ऑफ करना अलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन विजिटेड इंडिया, याद करो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है, एंड प्लान्स टू स्टे हियर फॉर 185 डेज। 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो गई तो रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन इसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 साल 10 में से कम, और साथ ही साथ 730 दिन, 750 दिन तो रह गया, तो ये शर्त पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अर्लियर टू दैट ही वॉज नेवर इन इंडिया, हिज टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 लाख। तो जब ये इन 4 सालों से पहले कभी इंडिया में था ही नहीं, तो ये शर्त पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए ये रेजिडेंट तो होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। क्या कहता है साहब 80GG का डिडक्शन आपसे 5,000 की लिमिट मैक्सिमम कर रखी है पर मंथ, अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं फर्स्ट में, राइट। चलिए, ओके। When assessment year has not been completed, revised return can be filed. When assessment has not been completed, revised return can be filed within up to 31st December हम फाइल कर सकते हैं। up to 31st December हो गया 9 months. Okay. TDS की रेट लिस्टेड डिबेंचर के केस में 5%।
बाकी जीएसटी के हैं। चलिए मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जोशी disclose his income earned during the financial year. Interest income on German development bonds 16 received in India. Income from house property in India but received in Australia. Agriculture income in America but received in India. From business in Canada but controlled from India. Business in Singapore but controlled from Sri Lanka. Resident, non-resident and ordinary resident, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। चलिए आ जाइए सोल्यूशन के पास आ जाइए। देखिए ऐसी इनकम जो कि हमें इन इंडिया रिसीव हुई है, वो तो चाहे कोई भी हो उसके हेड्स में टैक्सेबल होनी ही है। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स 5000 5000 5000 तीनों के हेड्स में डिक्लेयर होगी, लेकिन रेसिडेंट के हेड्स में वो इनकम भी होगी जो बाहर की है। रेसिडेंट के हेड्स में तो सारी इनकम ही हमें टैक्सेबल करनी होती है, तो केवल रेसिडेंट के एंड्स में हम बाकी 5/6 वाला पार्ट लेंगे, बाकी किसी में नहीं लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो तीनों के हैंड्स में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका बट रिसीव कहाँ हुई, या तो अक्रू हो या राइज हो, रिसीव कहाँ हुई है इन इंडिया, तो तीनों के हैंड्स में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल्ड कहाँ से है, इंडिया से, तो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, लेकिन एनआरआई से इसका कोई वास्ता नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बट कंट्रोल फ्रॉम श्रीलंका, ना कंट्रोल यहाँ है, ना मैनेजमेंट यहाँ है, ना बिजनेस यहाँ है, लेकिन रेसिडेंट के हैंड्स में तो सब कुछ ही टैक्सेबल होता है, इसलिए उसके हैंड्स में होगा, बाकी के हैंड्स में नहीं होगा। टोटल टैक्सेबल इनकम हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसकी। चलिए फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मैसेज एस चौधरी फॉर प्रीवियस ईयर। बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000 पर मंथ। डीए है 60% ऑफ सैलरी। मेडिकल अलाउंस, खतरे का घंटा बज जाना चाहिए। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल नाउ, एक्सपेंडिचर का कोई मतलब नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस पता चल जाना चाहिए एचआरए की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कहाँ पर है। पहले तो सिटी देखिए, सिटी नहीं दी हुई है अगर, तो फिर आपको अजम्पशन बेसिस पे लेना पड़ेगा। दुर्गापुर, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। She owns a car which is used for official purpose. Her employer reimburse her 3,000. Official purpose है fully, तो exempt है। She is contributing 2100 per month towards RPF. RPF में 12% ऑफ सैलरी तक का एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। इंटरेस्ट जो है वो 9% तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। शी पेड 1800 प्रोफेशनल टैक्स, इसका हम डिडक्शन ले लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स वाज पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारे किसी काम का नहीं। हमने क्वेश्चन में ही आधा सॉल्यूशन कर लिया। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के पास में। सबसे पहले सैलरी निकाल ली हमने, डीए निकाल लिया हमने। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, यस मैडम। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, यस मैडम। एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल एचआरए 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। 57,600 की एग्जाम्पशन, 57,600, ठीक है, उसकी एग्जाम्पशन, और बाकी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो फुल्ली इसको आप निकाल के सारे अलाउंसेस को साइड में इधर रख देंगे, टैक्सेबल कर लेंगे। आ जाते हैं कार फैसिलिटी, पूरा ऑफिस के लिए थी इसलिए एग्जैक्ट है। अब हम निकालेंगे ये जो 21,600 का कंट्रीब्यूशन दे रही थी, ये कितना परसेंट है, हमारी सैलरी का कितना परसेंट है, इसको हम निकालेंगे। तो बेसिक प्लस डीए का 12% जो आता है वो आता है 25,200, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 21,600, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 2100 पर मंथ, तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 2100 पर मंथ के हिसाब से भी क्या होता है 25,200 ही होता है, तो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो 2200 इंटरेस्ट है 11% की रेट से, 9% की रेट से ही अलाउड है। डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1800, एग्जाम हो जाएगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। टैक्सेबल सैलरी यहाँ निकल के आएगी, उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, फ्लैट 50,000, प्रोफेशनल टैक्स जो पे किया 1800, एंड मेरा टोटल डिडक्शन हो गया 51,800। टैक्सेबल सैलरी निकल के आ गई 2,75,800, राइट। चलिए अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मिस्टर राजेश ओन 2 हाउस प्रॉपर्टी, बोथ ऑफ विच आर लेट आउट, दोनों ही लेट आउट है। कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या है, एक गया में है, एक मुंबई में है। सबसे पहले तो क्या निकालूंगी, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1,95,000, विच एवर इज हायर 1 लाख। देन इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करूंगी, विच एवर इज लोअर इज 90,000, तो मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड कितना निकल गया 90,000। यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया 2,10,000, फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो मेरा निकला 2 लाख।
राइट। अब है एक्चुअल एनुअल रेंट रिसीवेबल 1 लाख, लेकिन जरा देखिए इसमें अनरियलाइज्ड भी है 8000, तो इसको एडजस्ट करने के बाद निकला 92,000। दोनों को कंपेयर करूंगी, हायर क्या है 92,000, ये मेरी क्या हो गई GAV। यहाँ पर भी क्या निकला मेरा 1,72,000, हायर क्या है 2 लाख। अगर अब यहाँ मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर मेरा रीजनेबल रेंट मैंने लेस नहीं किया होता तो क्या मेरा ये वाली वैल्यू हाई होती, 1,80,000 2 लाख, नहीं तब भी नहीं होती, तो मैं ये 2 लाख ले लूँगी। अब अगर ये रीजनेबल की वजह से मेरी ये वैल्यू कम हुई होती तो फिर मैं इसको लेती, राइट ना। ये प्रोविजन याद है ना आपको, ये याद रखना है एग्जाम में आपको। तो यहाँ पे मेरी GAV निकल के आती है 2 लाख रुपीज़। फटाफट से चेक कर लेते हैं, 92,000 यहाँ है, 2 लाख रुपीज़ यहाँ है, परफेक्ट है साहब। चलिए अब क्या है म्युनिसिपल टैक्सेस, फर्स्ट वाली में तो है परसेंटेज में 10%, किसका निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू का, कितना होता है 10,000, राइट। यहाँ है 1000, नीचे कुछ बोला है H1 इज स्टिल अनपेड, जब तक म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। इसका आधा टेनेंट ने दिया है तो केवल 500 का ही डिडक्शन लेंगे। फायर इंश्योरेंस से मुझे लेना देना नहीं है, रिपेयर से मुझे लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% 10,000 ये मेरा अलाउड हो जाएगा। आ जाते हैं नीचे, देखिए ज़रा 92,000 मेरी GAV निकली, म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं लिए क्योंकि पेड नहीं किए थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दूंगी, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 दूंगी, वैल्यू निकली 54,400, राइट। सेकंड के केस में 2 लाख रुपीज़ GAV है, 500 दूंगी क्योंकि 500 टेनेंट ने दिए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगी, इंटरेस्ट है नहीं, तो टोटल वैल्यू निकली 1,94,050 रुपीज़। दोनों का टोटल करके टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी निकल जाएगी। एनी डाउट? नो मैडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर इंदर कुमार बासु ऑन द फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आईफोस का टॉपिक है, रेंट हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है, इंटरेस्ट आपका आ गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल आ गया, इंश्योरेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, कंपनसेशन आ गया, लॉ चार्जेस आ गए। अब देखिए नीचे इसने कुछ आपको बोला है, नेट प्रॉफिट आ गया, ये हो गया आपका PGBP का पार्ट, राइट। अब इसने बोला है इंटरेस्ट इंक्लूड 200 ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट है उसमें से 200 रुपये बाहर कर दो क्योंकि वो आईफोस का आइटम है, तो ये भी कहाँ जाएगा आईफोस में, और 300 रुपये बाहर कर दो क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का आइटम है, तो इसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में से लेस करेंगे। तो अब इंटरेस्ट इनकम बच कितनी गई, 1800 में से कितने आउट कर दूँ 500, तो इंटरेस्ट इनकम कितनी बच गई 1300। तो मुझे क्या करना है, नेट प्रॉफिट में 1800 रुपये डिडक्ट हुए हुए हैं, उनमें से ये 500 मैं एक बार ऐड करूँगी, ठीक है। ये हम सोल्यूशन के पास चलेंगे तब बात करेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट आर 40% ऑन रिपेयर्स एंड रेन्यूअल एक्सपेंडिचर। तो मतलब इनमें से भी मेरे 40% हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में लेस नहीं करते हैं, उनका डिडक्शन नहीं मिलता, बट यहाँ से तो मुझे उसको ऐड करके अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, मैं क्लेम नहीं कर सकती। 1200 रुपये हाउस प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन है, तो ये भी मुझे यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन वाज पेड टू एम्प्लॉय हुज डिसमिसल वाज इन बिजनेस इंटरेस्ट। इंश्योरेंस इंक्लूड 30% ऑफ फायर इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसे भी हटाना पड़ेगा। लेट आउट 30% ऑफ वर्कर्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये तो मेरे काम का है। बैलेंस फॉर LIC, मतलब मुझे 30% हाउस प्रॉपर्टी वाला हटाना पड़ेगा और 40% हटाना पड़ेगा LIC का। लॉ चार्जेस जो है उनमें से 2000 है, अपील फाइल अगेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 गिवन फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पस। इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन दिया है, डज अलाउड है, हालांकि इसका हम डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80 GGC के अंदर, राइट। पॉलिटिकल डिडक्शन ले सकते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन देते हैं। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन के पास चलते हैं फटाफट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेंगे, कितनी है 36,000, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 30%, जिसमें डेप्रिसिएशन रिपेयर्स और सब कुछ आ जाता है, और इंटरेस्ट 300 रुपये का लेस करेंगे, मेरी इनकम आ गई 24,900। अब PGBP के पास आते हैं, 1,30,000 नेट प्रॉफिट मैंने उठाया, 500 रुपये इंटरेस्ट का लेस करेंगे, 200 रुपये डिबेंचर्स वाला और 300 रुपये हाउस प्रॉपर्टी वाला, 40% रिपेयर्स का ऐड करेंगे, फायर इंश्योरेंस को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस को ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे, इसका बाद में डिडक्शन ले लेंगे, वो बात अलग है। तो
मेरी पीजीपीपी की इनकम कितनी आई 137,520। लेकिन इस इनकम में ये हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम भी इंक्लूडेड है और आईफोस वाली भी इंक्लूडेड है, उनको हटाना पड़ेगा। तो नेट इनकम आई 91,520। अब आ जाते हैं आईफोस के पास में। नीचे एक पॉइंट आपको और गिवन है कि ये खर्चे डेबिट नहीं किए गए थे। फेस्टिवल के ओकेजन पे अलाउड है मुझे, कैश अगर चुरा लिया है लोकर से तो ये भी मुझे अलाउड है एक्सपेंडिचर, और न्यू टेलीफोन कनेक्शन का भी अलाउड है, तो ये एक्सपेंडिचर और मैं क्लेम कर लूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी नेट इनकम निकल के आ गई पीजीबीपी से 87,520। ऑलराइट, आई बात समझ में। अब आ जाते हैं आईफोस के पास में। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट 10,000, लेकिन 200 रुपये लेस करूँगी। कौन से वाले? जो इंटरेस्ट मैंने पे किया है 9,800। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई 24,900, यहाँ से हमने पिक कर लिया। 87,520 हो गई पीजीबीपी की इनकम, 9,800 हो गई आईफोस की इनकम, और मेरी टोटल इनकम यहाँ निकल गई। एनी डाउट? ये वाला क्वेश्चन सेम आपका मॉड्यूल से उठ के क्वेश्चन आया है। देखिए जरा, शिव हैज़ ज्वेलरी एक्वायर्ड ऑन 17/7/10। 2001 के बाद है तो मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई। 2013 में शिव ने उसके ऊपर डायमंड लगवा लिया 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। 2021 में उसने ये ज्वेलरी बेच दी मोना को 40 लाख रुपए। अब पहले ज्वेलरी का काम कर ले हम। ठीक है, 2021-22 में बेची है, तो असेसमेंट ईयर 22-23 में ज्वेलरी की कैलकुलेशन करेंगे। सेल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? 40 लाख। ठीक है, अब इस 40 लाख में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करूंगी इंडेक्सेशन के बाद 5 लाख का। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडेक्सेशन के बाद 3 लाख का। आ जाता है नीचे सोल्यूशन के पास में। ठीक है, ये लेस करने के बाद में मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 26,18,625। ओके, अब इसमें से इसने क्या किया साहब? इसने क्या किया, इसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी और इसने एक और परचेज कर ली फॉर 30 लाख फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट। ठीक है, तो ये किसके लिए एलिजिबल हो गई? सेक्शन नंबर 54F की एग्जाम्पशन के लिए चाहिए कैपिटल गेन चैप्टर के पास। लेकिन वो कैसे एग्जाम्पशन देता है आपको? प्रोपोर्शनेटली। जितना कैपिटल गेन था पूरा इन्वेस्ट नहीं किया। 30 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए, जबकि सेल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 40 लाख का। तो कैपिटल गेन 26,18,625 हुआ 40 लाख पे, तो 30 लाख पे कितना हुआ? 19,63,969। 54F की शर्त क्या है कि आपके पास में एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो और आप एक में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इनके अलावा एक और रखते हैं तो आपको इस एग्जाम्पशन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इस वाली को 3 साल से पहले बेच देते हैं तो आपको एग्जाम्पशन से बाहर आना पड़ेगा। राइट, तो दोनों चीज़ें ही आपकी अभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है साहब? As on 5/4/2030 his friend offered him house worth ₹25 lakh जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 14 लाख है for 15 lakh only and Shiv purchased the same। अब इसने क्या किया? एक और हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली। 54F ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही जिस ईयर में ब्रेक हुआ उस ईयर की इनकम मान ली जाएगी। तो असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये जो हमने एग्जाम्पशन ली थी 19,68,000 समथिंग की, वो क्या हो जाएगी? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 54F क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। राइट, अब बात करते हैं इसकी। शिव सोल्ड द न्यू हाउस एक्वायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 19 लाख। कब बेचा? 24-25 में, मतलब कि 25-26 असेसमेंट ईयर। वैल्यू डिटरमाइंड फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज 22 लाख। अब 50C के ऊपर दिमाग जाना चाहिए आपका। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 22 लाख। बेचा कितने में? 19 लाख। डिफरेंस कितने का आया? 3 लाख का। ये जो डिफरेंस है ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है ये 10% से ज़्यादा का, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सेल कंसिडरेशन 22 लाख लेना पड़ेगा। ऑलराइट, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 15 लाख में खरीदा, 25 का था और 14 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो जितने में खरीदा वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी और बाकी का अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा।
7 लाख रुपीज़। आ गई क्या बात समझ में? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेके करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पेंशन वापस से 1/3 करना है और 15,000 करना है। रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर्स स्कूल, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर्स स्कूल, तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जाएगा सैलरी में, आईफोस का आइटम नहीं है। रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, कॉपी ऑफ CMA, आईफोस का आइटम है। इनकम टैक्स रिफंड इनकम ही नहीं मानी जाती है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आईफोस का पार्ट है। कंपोजिट रेंट आईफोस का पार्ट है, एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएंगे। रेंट ऑन सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएंगे और आईफोस का ही पार्ट है। ओके, इस तरीके से हम इसकी भी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, लॉसेज और इनकम की आपको डिटेल्स दी हुई है। इनकम है सैलरी की 2,60,000, हाउस प्रॉपर्टी दोनों को पहले आपस में एडजस्ट कर लो, कितने बच गया 2,20,000। अब देखिए अगर इसको मैं सैलरी हेड से या किसी और हेड से अगर इसको सेट ऑफ करूंगी तो केवल 2 लाख ही सेट ऑफ कर सकती हूँ, बाकी 20,000 मुझे क्या करने पड़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन इनकम है 20,000 की, बिजनेस इनकम है 1,30,000 की। स्पेकुलेशन इनकम से बिजनेस के लॉसेज एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन का लॉस केवल स्पेकुलेशन की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है, राइट। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ये हमारा जो है केवल हॉर्स रेसेस से ही होगा, तो इससे मुझे मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर बिजनेस जब इनकम एग्जाम्प्ट है तो लॉस भी एग्जाम्प्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30,000 एंड लॉन्ग टर्म है 1 लाख, ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का लॉस केवल लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होता है, राइट। इनकम फ्रॉम लॉटरीज कैजुअल इनकम से कुछ भी नहीं होता है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इससे भी कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकती हूँ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और ये हो गया मेरा आईफोस का लॉस 70,000 का, ठीक है। तो मुझे सैलरी से पहले अगेन आईफोस का लॉस सेट ऑफ करना चाहिए। देखिए जरा आ जाते हैं, सैलरी के पास 260, 2,20,000 बचे थे, केवल 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं। 60,000 मेरे पास अभी भी सैलरी में बच गया है, ठीक है। आ जाते हैं स्पेकुलेशन इनकम, इन दोनों को आपस में सेट ऑफ किया, 1,10,000 बचा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा बचेगा, ऐसे कैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म से मतलब एडजस्ट नहीं होता है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ये मेरी इनकम ही बनेगी, ठीक है। सेम वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, ओके। बेसिक सैलरी कितनी है 24,000 पर मंथ, DA 2,000 पर मंथ। RPF में 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है, अलाउड हो जाएगा। एम्प्लॉयर का हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 52,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन FD 5,000, आईफोस का आइटम है। LIC का ATC में डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। चलिए आ जाते हैं, बेसिक ले लिया, बोनस ले लिया, DA ले लिया, 12% तक अलाउड है इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। ग्रॉस सैलरी निकल गई 50,000 का डिडक्शन लेने के बाद नेट सैलरी निकल गई। PGBP की इनकम ले ली 52,000, इंटरेस्ट ऑन FD ले लिया 5,000, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी 3,69,000। और ATC में डिडक्शन किस किस का मिल जाएगा साहब, ATC में डिडक्शन मिल जाएगा LIC का और कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, 18,720 का। तो मेरी नेट इनकम कितनी निकल गई 346,280, 2.5 लाख पर नो टैक्स, उसके ऊपर 5% टैक्स, ठीक है। कितना निकला टैक्स 96,280 पे निकालूंगी, कितना 5%, 4,814। 87 ए की रिबेट क्या कहती है 12,500, और जो भी टैक्स बना उसमें से जो भी लोअर है उसकी एग्जाम्पशन ले लो। तो हमने यहाँ एग्जाम्पशन ले ली, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, नहीं। इसी के साथ आपकी जो MQP थी उसके सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस जो है हमारे समरी नोट्स में से ही निकल के आ रहे हैं। जितनी मैंने आपको समरी दी है एग्ज़ाम से पहले उसी को रिवाइज करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। पैटर्न ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट के हिसाब से ही आंसर लिखने हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।
ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा लोड मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद।